हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम ट्रांसलेशन का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज ये ट्रांसलेशन सीखने की ये पहली क्लास है। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो भी लोग हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशन सीखने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस के बारे में सीखना होगा। सेंटेंस के बारे में जानना होगा कि सेंटेंस क्या है। और मुझे पता है कि आप सभी को बचपन से ही रटाया गया है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर आपसे पूछा जाए तुरंत आप बताएंगे इसका डेफिनेशन। लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं है। केवल डेफिनेशन रटने से कुछ भी नहीं होता है। आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना होगा। तो अगर बात करें कि ये सेंटेंस होता क्या है, तो ये तो आपको बचपन से ही रटाया गया होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो जी हाँ फ्रेंड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा सेंस होना चाहिए, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे हो गया कि मैं रोज़ पूजा करता हूँ। अब ये सेंटेंस अगर कोई आपसे बोलता है तो आप उसकी पूरी बात को समझ जाएंगे कि हाँ, वो कह रहा है कि मैं रोज़ पूजा करता हूँ, यानी कि ये एक सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई आधी अधूरी सी बात रहती है, जैसे जब मैं वहाँ पहुँचा, केवल इतना ही कह दिया जाए कि जब मैं वहाँ पहुँचा, तो इसमें हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे देखिए, जब मैं वहाँ पहुँचा, चार वर्ड यहाँ पे आए हैं, 4 शब्दों का एक समूह है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, यानी कि ये एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अगर हम इसी में थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो ट्रेन चली गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ट्रेन चली गई थी। अब यहाँ पे इस बात का पूरा मतलब हमें समझ में आ गया, यानी कि अब ये एक सेंटेंस हो गया। क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन है ये पूरा का पूरा सेंस पे डिपेंड करता है। ट्रांसलेशन सेंस पे ही डिपेंड करता है, ये हमेशा शब्दों पे ही डिपेंड नहीं करता है कि जो भी शब्द लिखा है आप उसी का ही मीनिंग रख दिए, ट्रांसलेशन हो गया। अगर ऐसा होता तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक सेंटेंस है कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बताना हो तो मैंने घाट घाट का पानी पिया है, इसमें आपको कहीं ना तो पानी की अंग्रेजी लिखनी होगी, ना घाट का, ना पीना का, ऐसा कोई भी वर्ड इसमें यूज़ नहीं करना है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई हैव वेरियस एक्सपीरियंसेस। आई हैव वेरियस एक्सपीरियंसेस। क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? घाट घाट का पानी पिया है मतलब मैं अलग अलग जगहों पे जाके वहाँ का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। मेरे पास तमाम एक्सपीरियंस है, तमाम जगहों के एक्सपीरियंस हैं, ये कहने का मतलब है। इसीलिए इसको हमने ट्रांसलेट किया कि आई हैव वेरियस एक्सपीरियंसेस। और जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस, जैसे लोग कहते हैं तुम गधे के बाप हो, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे यू आर फादर ऑफ डंकी। तुम गधे के बाप हो, इसका ट्रांसलेशन बताना हो तो यू आर फादर ऑफ डंकी नहीं कह सकते। इसका सेंस क्या है? गधे को एक मूर्ख जानवर माना गया है, और कहा जाए कि तुम गधे के भी बाप हो, यानी कि तुम महामूर्ख हो, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे यू आर अ ग्रेट फूल। यू आर अ ग्रेट फूल। इस तरीके से आप ट्रांसलेशन करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि ट्रांसलेशन का महामंत्र यही है कि शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। ये तो हो गई बहुत एडवांस लेवल की बातें, लेकिन अभी हम बेसिक की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम सेंटेंस की बात करें कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो ये भी आपने रट लिया है कि सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। हाँ, ये सही है, 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में कितने तरह के सेंटेंस बोलता है, कोई भी पर्सन हो, अगर पूछा जाए कि वो पर्सन अपनी पूरी लाइफ में, कोई भी एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में कितने तरह के सेंटेंसेस बोलता है, तो इस क्वेश्चन को सुनकर शायद आपके भी दिमाग में आया होगा कि कोई भी एक व्यक्ति हो, वो पूरे जीवन भर बोलता ही रहता है और वो बहुत तरह के सेंटेंसेस बोलता होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में केवल 2 तरह के ही सेंटेंस बोलता है। एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में केवल 2 तरह के सेंटेंस बोलता है। अब ये कैसे 2 तरह के सेंटेंस? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन होता है, यानी कोई काम होता है, और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन यानी कि कोई काम नहीं होता है, यानी कि विद एक्शन, विदाउट एक्शन। 2 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। अब ये जो विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन ना हो, जैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ, या फिर मैं एक अध्यापक हूँ, वह एक विद्यार्थी है, या फिर कौवा काला होता है। कौवा काला होता है, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है?
इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। इसमें तो बताया गया कि कौवा कैसा होता है, काला होता है। अब कौवा कौवा काँव काँव करता है, ये अगर होता तब इसमें एक्शन हो रहा है। क्या करता है वो, काँव काँव करता है। लेकिन कौवा काला होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब जैसे है कि स्विमिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का तो हमारे पास एक ही तरीका है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन यानी कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको केवल वर्ब टू बी का यूज़ करना है, यानी कि इज़, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी। अगर वो प्रेजेंट में होगा तो इज, एम, आर लगाएंगे, पास्ट में होगा तो वॉज, वर और फ्यूचर में होगा तो विल बी, शैल बी लगाएंगे। तो ये तो हो गई ऐसे सेंटेंस की बात जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। अब दूसरा जो टाइप है जिसमें एक एक्शन भी होता है, इसी टाइप के सेंटेंस को सीखने के लिए ही हमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो 3 चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अब वो 3 चीज़ें क्या है? तो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन सीखने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही ढूंढते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट क्या होता है। इसके बारे में फुल डिटेल आपको बताएंगे अभी। और दूसरी चीज़ है वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ट्रांसलेशन सीखने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और वर्ब में भी अगर हम देखें तो वर्ब में यहाँ पे आप कर सकते हैं एक हेल्पिंग वर्ब, इसको भी 2 कैटेगरी में कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर हम एक सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में हमेशा हम किसी न किसी एक पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी प्लेस के बारे में, किसी जानवर के बारे में, हमेशा किसी न किसी एक चीज़ के बारे में बात करते ही हैं। चाहे वो एक पर्सन हो, प्लेस हो या फिर एनिमल हो, किसी न किसी चीज़ के बारे में हम बात करते ही हैं। तो सब्जेक्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि अबाउट विथ समथिंग इज टोल्ड, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विथ समथिंग इज टोल्ड, जिसके बारे में बात हो वही क्या है, सब्जेक्ट है। अब जैसे हो गया कि मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में, तो मोहन हो गया सब्जेक्ट। अब जैसे है कि मेरे पापा मुझे रोज पैसे देते हैं, माई फादर गिव्स मी मनी डेली। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हम कर रहे हैं, मेरे पापा के बारे में, तो मेरे पापा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। अब इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली हो गया सब्जेक्ट इसमें। जिसके भी बारे में बात हो रही है, कुत्ता एक वफादार जानवर है, अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, कुत्ते के बारे में बात हो रही है, तो कुत्ता यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और इसके अलावा कभी कभी तो कुछ वर्ब्स ही सब्जेक्ट का काम करते हैं, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, स्मोकिंग के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है स्मोकिंग। लेकिन स्विम तो एक वर्ब है, स्विम का मतलब तैरना, इससे एक एक्शन पता चल रहा है, यानी कि स्विम एक वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कैसे कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा केवल एक नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते हैं। कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, वैसे तो 3 नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, जिसमें इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, ये 3 चीज़ें आती हैं। लेकिन अब इसमें केवल इन्फिनेटिव और जेरेंड, ये 2 चीज़ें जो है, इन्फिनेटिव और जेरेंड, ये काम करती हैं एक नाउन की तरह, यानी कि ये भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या फिर एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकती हैं। तो जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ पे देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, स्मोकिंग है, तो ये क्या है, जेरेंड फॉर्म में आया है। ये इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1, जब उसके पहले 2 लगा होता है, तो जेरेंड भी जो है कभी कभी सब्जेक्ट का काम करता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हो गया स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसमें बात हो रही है स्विमिंग की, तो स्विमिंग हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में एक ही वर्ड का रहेगा, सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में एक से अधिक वर्ड्स के भी हो सकते हैं।
और इसमें 3 चीज़ें आ सकती हैं, एक तो डिटर्मिनर, दूसरा क्वालिफायर और तीसरा होता है मेन वर्ड। लेकिन आपको इन सभी चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हमारा है उसमें अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हैं तो वो जिस ऑर्डर में लिखे हैं, हिंदी में अगर मान लीजिए लिखा है, जिस ऑर्डर में वो लिखा है केवल उसका मीनिंग आपको रखते जाना है। और सब्जेक्ट पता करना है तो आप कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे। जब आप कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे है कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर भीख मांग रहा है। एक बूढ़ा आदमी सड़क पर भीख मांग रहा है। अगर आप क्वेश्चन करें कौन भीख मांग रहा है, आंसर क्या मिला? एक बूढ़ा आदमी। अब इसमें 3 शब्द आए हैं, एक बूढ़ा आदमी। देखा जाए तो एक क्या है इसमें? डिटर्मिनर। बूढ़ा क्या है? क्वालिफायर है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसमें मैन क्या हो गया? ये मेन वर्ड हो गया। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। तो ये जो इसमें 3 शब्द आए हैं, ये जैसे हिंदी में लिखा है उसका ट्रांसलेशन भी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले एक के लिए आएगा एन, फिर बूढ़ा के लिए आएगा ओल्ड, फिर आदमी के लिए आएगा मैन, एन ओल्ड मैन। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एक से ज़्यादा शब्द भी अगर है सब्जेक्ट में तो उसका जैसा क्रम है हिंदी में, आपको बिल्कुल वैसे ही उसको लिखना होता है। बस आपको याद रखना है कि जब भी आप सब्जेक्ट पता करेंगे तो कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे, और कहाँ पे लगाना है? जहाँ पे एक्शन हो रहा है। जहाँ पे एक्शन हो रहा है वहीं पे कौन लगा के क्वेश्चन करिए, आपको पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था। क्वेश्चन करिए कौन भटक रहा था? आंसर मिला एक प्यासा कौवा। एक प्यासा कौवा। तो ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। और जैसा जिस ऑर्डर में ये लिखा है, पहले एक के लिए आ, फिर प्यासा के लिए थर्स्टी, फिर कौवा के लिए क्रो, आ थर्स्टी क्रो। इस तरीके से आपको लिखना है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं जो वर्ब है, वर्ब क्या होता है। ये जो सब्जेक्ट हमारा है, जो करता है, ये जिस एक्शन को करेगा, जो सब्जेक्ट है वो जिस काम को करेगा उसको वर्ब कहा जाता है। सब्जेक्ट जिस काम को करता है उसको वर्ब कहते हैं। अब जैसे है कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? पढ़ाने का। तो पढ़ाना इसमें क्या हो गया? वर्ब हो गया। जैसे है मेरी मम्मी खाना बनाती है, तो इसमें मम्मी कौन सा काम कर रही है? खाने को बनाने का। तो बनाना इसमें वर्ब हो गया। जैसे वह रिक्शा चलाता है, तो इसमें कौन सा काम हो कर रहा है? रिक्शा चलाने का। तो चलाना इसमें वर्ब हो गया। अब जैसे है कि वह रोज़ पूजा करती है, तो वो कौन सा काम कर रही है? पूजा करने का। तो पूजा करना इसमें क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है वो क्या होता है? वर्ब होता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए, इसमें जो सेंटेंस में कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी आता है और मेन वर्ब भी आता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और इसके लिए हम आपको 2 एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हो गया कि ही इज अ डॉक्टर, एक सेंटेंस हो गया ही इज अ डॉक्टर, और दूसरा सेंटेंस है ही इज प्लेइंग कैरम। मान लीजिए 2 सेंटेंस यहां पे, ही इज अ डॉक्टर और ही इज प्लेइंग कैरम। अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो इसमें क्या कोई एक्शन हो रहा है? इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, केवल बताया गया कि वो क्या है? एक डॉक्टर है। लेकिन फिर भी अगर इसमें क्वेश्चन किया जाए कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब हमेशा केवल ऐसा शब्द नहीं होता जिससे किसी काम का पता चलता है। एक ऐसा शब्द जिससे किसी काम का करना या फिर होना पाया जाए, एग्जिस्टेंस, होने की भी अगर बात होती है किसी शब्द से, तो उसको भी हम वर्ब कहते हैं। एक ऐसा शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, तो वह एक डॉक्टर है यानी होने के लिए कौन सा वर्ड इसमें आया? इज आया हुआ है। यानी कि इसमें वर्ब क्या है? इज है। पहले सेंटेंस में वर्ब क्या है? इज है। लेकिन अब ये यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप सीधे बताएंगे इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा जो सेंटेंस है ही इज प्लेइंग कैरम, यहाँ भी इज ही आया हुआ है, और इसमें इज क्या है? ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है।
लेकिन यहाँ पे इज को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते हैं। पहले सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दूसरे में इज हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए शब्द तो वही है, इसमें भी इज आया, इसमें भी इज आया, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्प वर्ड से बना हुआ है। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना, सहायता करना। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये मेन वर्ब की हेल्प करता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है। अरे भाई, जब मेन वर्ब रहेगा तभी तो वो उसकी हेल्प करेगा। सेंटेंस में अगर मान लीजिए कोई आपके पास है, आपसे कोई मदद मांग रहा है, तभी आप मदद करेंगे। अगर कोई मदद लेने वाला है ही नहीं तो आप किसकी मदद करेंगे? तो ऐसे यहाँ पे भी देखिए, इसमें एक वर्ब है इज और दूसरा वर्ब है प्लेइंग, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें एक ही वर्ब है इज, दूसरा कोई वर्ब इसमें नहीं है। तो दूसरा कोई वर्ब इसमें हेल्प करने के लिए है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर कौन सा वर्ब है? अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कह दें, केवल इतना कहें कि ही इज, वह है, तो क्या इसका कोई सेंस निकला? बिल्कुल नहीं, इसका कोई भी सेंस नहीं होगा। ये एक आधा अधूरा सा लग रहा है। और डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? और डॉक्टर यहाँ पे ही इज इसके सेंस को कंप्लीट कर रहा है। केवल ही इज का कोई सेंस नहीं है जब तक वहाँ पे हम अ डॉक्टर नहीं लिखते हैं। तो अ डॉक्टर यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ये इसके सेंस को कंप्लीट कर रहा है। और जो सेंस को कंप्लीट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जो किसी सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहाँ पे अ डॉक्टर ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया और अ डॉक्टर ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट तो है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और इज यहाँ पे वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और अ डॉक्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, उसको कहा जाता है लिंकिंग वर्ब। उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। यानी कि पहले सेंटेंस में जो इज आया है वो एक लिंकिंग वर्ब है। इज यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ पे देखिए इज के बाद एक और वर्ब आया हुआ है प्लेइंग, यानी कि इज यहाँ पे इस मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए है। तो यहाँ पे इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हम उसको तभी कह सकते हैं जब उसके बाद एक और मेन वर्ब रहेगा, और अगर दूसरा वर्ब उसके साथ नहीं है तो वो क्या है? एक लिंकिंग वर्ब हो सकता है। और जरूरी नहीं कि हमेशा इज, एम, आर, वॉज, वर यही लिंकिंग वर्ब होते हैं। अब जैसे यू लुक हैंडसम, ये सेंटेंस हमारा है कि यू लुक हैंडसम, आप हैंडसम दिखते हो। यू लुक हैंडसम, आप हैंडसम दिखते हो। ये हमारा जो सेंटेंस है, अगर पूछा जाए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे यू सब्जेक्ट है, लुक वर्ब है, हैंडसम ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें हैंडसम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और लुक इसमें वर्ब तो है, लेकिन कैसा वर्ब है? केवल अगर हम कहते हैं यू लुक का मतलब आप दिखते हो या आप लगते हो। आप लगते हो, इसका क्या कोई मतलब है? इसका कोई भी मतलब नहीं है जब तक इसमें ये हैंडसम वर्ड नहीं जुड़ेगा। तो हैंडसम यहाँ पे क्या कर रहा है? इसके सेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो हैंडसम यहाँ पे क्या हो गया? ये एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट है। और लुक क्या कर रहा है? यू और हैंडसम दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसमें यू हो गया सब्जेक्ट और लुक हो गया लिंकिंग वर्ब और हैंडसम हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये मेन वर्ब की। मेन वर्ब तो आपको वैसे भी पता चल गया कि एक ऐसा वर्ड जिससे किसी एक्शन का पता चलेगा वो होगा मेन वर्ब। और इसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की बात करें अगर कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिस वर्ब यानी जिस एक्शन को कर रहा है उस एक्शन का इफेक्ट जिस पे पड़ रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिस एक्शन को कर रहा है, जिस काम को कर रहा है, उसका असर किस पे पड़ रहा है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे हो गया कि अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, तो कौन पढ़ाता है? अध्यापक। क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। लेकिन जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है?
यहाँ पे कहा गया कि अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। वो किस पे काम कर रहे हैं? हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, हमें कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यानी कि इसमें जो हमें आया है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे वह कार चलाता है, मान लीजिए वो कार में बैठा है और जो भी कुछ करना है, गियर लगा रहा है, स्टीयरिंग संभाला है, तो काम वो किस पे कर रहा है? वो काम कार पे कर रहा है। वह कार चलाता है, जो भी कुछ कर रहा है वो कार पे कर रहा है। उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? भाग कौन रहा है? भागेगा तो कार, आप तो बैठे रहेंगे एक जगह। तो एक जो सब्जेक्ट है वो जिस एक्शन को करता है उस एक्शन से अफेक्टेड जो होता है, उस एक्शन का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो लिख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं काम किस पे कर रहा हूँ? पत्र पे काम कर रहा हूँ। तो पत्र यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यानी जिस पर काम हो वही ऑब्जेक्ट है। और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे तो पहले डायरेक्ट लिखना चाहिए था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, लेकिन हमने यहाँ पे पहले बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि फ्रेंड्स सेंटेंस में इसको लिखने का भी क्रम यही होता है, पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है। अब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, और अगर दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो उसमें एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे? देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका, जैसे सब्जेक्ट पता करने का तरीका हमने आपको बताया कि कौन लगाओ और सब्जेक्ट पाओ। कौन लगा के क्वेश्चन करते ही आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, वैसे ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किसे या फिर क्या लगा के क्वेश्चन किया जाता है। जहाँ पे एक्शन हो रहा है वहाँ पे आप अगर किसे या क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? एक पत्र, तो एक पत्र हो गया ऑब्जेक्ट। अध्यापक हमें पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं? हमें, तो हमें हो गया ऑब्जेक्ट। वह कार चलाता है, क्या चलाता है? कार, तो कार इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप किसे या फिर क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब किसे लगाने पर जो ऑब्जेक्ट हमें मिलता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे लगाने पर जो आंसर हमें मिलेगा वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ज़्यादातर सजीव होता है, एक लिविंग बीइंग होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? जब हम क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं तो हमें मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये आपको क्यों बताया जा रहा है? कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ये दोनों तरह के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अब जैसे हो गया कि आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्या करता हूँ मैं? पढ़ाता हूँ। टीच, ये क्या हो गया? वर्ब। आई हो गया सब्जेक्ट और टीच हो गया वर्ब। अब किसे पढ़ाता हूँ? तुम्हें, तो किसे लगाने पे पता चला यू, यानी कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश, यानी कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और यू एक लिविंग बीइंग है, यू यानी आप तो लिविंग बीइंग है। और लेकिन इंग्लिश जो है, इंग्लिश ये नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखा कैसे गया है? पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया है। इसको लिखने का क्रम यही होना चाहिए, पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर आपने गलती से डायरेक्ट वाले को पहले कर दिया, उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं कि आई टीच इंग्लिश टू यू। अगर आपने इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको टू का यूज करना होगा। बट बेहतर यही है कि आप सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी तक आपको जो भी कुछ समझाया गया ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का जो एग्रीमेंट है,
सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यानी कि उसमें आपको हम पर्सन, नंबर, ये सभी चीज़ें समझाने वाले हैं कि कैसे हम एक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।